मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। अब हम सरकार के तीसरे अंग के रूप में मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण संस्था न्यायपालिका की चर्चा करते हैं। वैसे सामान्य रूप में शासन के 3 अंग माने जाते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों के काम बंटे हुए हैं और आजकल जैसी परंपरा बन गई है कि न्यायपालिका को सरकार का अंग नहीं माना जाता। सरकार का अंग इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इससे यदि सरकार का अंग माना जाएगा तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का न्यायपालिका के कार्यों पर अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ेगा और न्यायपालिका अपने मूल तत्व निष्पक्षता से विचलित हो सकती है। इसलिए न्यायपालिका अपना कार्य निष्पक्ष रूप से करें, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का हस्तक्षेप न हो उनके कार्यों में। इसलिए माना जाता है कि न्यायपालिका को सरकार से, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका से अलग होना चाहिए। और यह एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है कि न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रभाव से अलग रहना चाहिए। दुनिया के सभी देशों में एक न्यायपालिका की स्थापना की जाती है और इसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है। आखिर इस प्रकार के न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसके पीछे कुछ तर्क दिए जाते हैं और यह तर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, यदि संविधान लिखित है तो उस लिखित संविधान की व्याख्या करने के लिए या देश में जो कानून बनते हैं उन कानूनों की व्याख्या करने के लिए एक न्यायिक संस्था का होना आवश्यक है और यह न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय ही हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय ही हो सकता है। तो संविधान और कानूनों की व्याख्या करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन जाती है ये बात कि संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान दुनिया के विभिन्न देशों में एक सर्वोच्च स्थिति को में स्थापित रहता है। तो संविधान की रक्षा होनी चाहिए। यदि संविधान की रक्षा न की जाए तो संविधान 2 साल, 5 साल, 10 साल में पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए संविधान की रक्षा करनी जरूरी है। तो संविधान की रक्षा, संविधान को किससे बचाना चाहिए? व्यवस्थापिका के कानूनों से, कार्यपालिका के कार्यों से। क्योंकि व्यवस्थापिका कानून बनाती है और यह संभव है कि व्यवस्थापिका द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जो संविधान के विपरीत हो, अथवा कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश जारी करे या कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य करे जो संविधान के किसी व्यवस्था के विरुद्ध हो, तब न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। और न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए व्यवस्थापिका के ऐसे कानून, कार्यपालिका के ऐसे आदेश अथवा कार्यपालिका के द्वारा किए गए ऐसे कार्यों को वह अवैध घोषित कर देता है। यह विशेष करके आधुनिक युग में अमेरिका से प्रारंभ हुआ और अमेरिका से प्रारंभ होने के बाद यह जापान में भी लागू किया गया और उसके बाद फिर भारत ने भी इस व्यवस्था को लागू किया है। तो इसके अंतर्गत न्यायपालिका को जो शक्ति दी जाती है उसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। और यह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है तो उसकी स्थिति व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से भी उच्च हो जाती है। यही एक ऐसी शक्ति है जिस प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को एक उच्च स्थिति में स्थापित कर लेता है। तो दूसरा कारण है न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक है। तीसरा, भारत में संघात्मक शासन है। संघात्मक शासन के अंतर्गत शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बंटी होती है। इन राज्यों को कुछ शक्तियां दी जाती हैं, संघ सरकार की कुछ शक्तियां होती हैं और जहां कहीं भी बंटवारा होता है किसी भी चीज का, उनके बीच पारस्परिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो मान लीजिए संघ सरकार और कुछ राज्य सरकारों के बीच या एक राज्य सरकार के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो गया
तो उन विवादों का समाधान कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। या मान लीजिए दो या अधिक राज्यों के बीच पारस्परिक विवाद उत्पन्न हो गया, तो उसका निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। तो संघ राज्य विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद या अनेक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का होना आवश्यक है। और चौथी बात यह भी महत्वपूर्ण है, मूल अधिकारों की रक्षा। कि न्यायपालिका का काम है कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। इन चार उद्देश्यों से किसी भी प्रजातांत्रिक देश में न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। भारत में भी एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा भारत में न्यायपालिका के एकल स्वरूप है। न्यायिक शक्तियों का एकीकरण किया गया है। कैसे? एकल स्वरूप का मतलब होता है न्यायपालिका की एक ही श्रृंखला है और उस श्रृंखला में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की जाने वाली या संविधान के अनुसार स्थापित की जाने वाली 3 प्रकार की न्यायपालिकाएं हैं। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है और केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय। ये एक कड़ी के समान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कि सबसे पहले मामला चलेगा जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय से अपील होगी उच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय से अंतिम अपील होगी सर्वोच्च न्यायालय में। अमेरिका में न्यायपालिका की दोहरी व्यवस्था है। वहां पर राज्यों के अपने न्यायालय हैं और केंद्र सरकार का अपना न्यायालय है। कैसे? राज्य में भी सबसे छोटे स्तर के, उसके ऊपर के इस प्रकार से राज्यों में भी न्यायपालिका की अपनी एक श्रृंखला है और राज्यों में जो सबसे ऊपर का न्यायालय है उसके निर्णय के विरुद्ध केंद्र के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और इसी प्रकार से केंद्र के जो अमेरिकन संघीय सरकार के जो न्यायपालिका है, सबसे ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे पूरे अमेरिका को 11 भागों में बांट दिया गया है, 11 जोन में, जिसे सर्किट कहते हैं। और 11 सर्किट में 11 सर्किट कोर्ट होते हैं। और उसके नीचे अब संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने भी जिले हैं, सभी जिले में एक एक न्यायालय है। इनकी संख्या अमेरिका में 86 या 88 कुछ है। तो अमेरिका में जिला न्यायालय है, उसके ऊपर सर्किट कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। राज्य सरकारों को भी अपने न्यायालय हैं 1, 2, 3 स्तर के, और वहां से राज्य में जो सबसे ऊपर का स्तर का न्यायालय है वहां से अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो अमेरिका में न्यायपालिका का दोहरा स्वरूप है, भारत में न्यायपालिका का एकल स्वरूप है। सबसे ऊपर में शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय, प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय है। जिला न्यायालय की चर्चा थोड़ी सी और आगे करेंगे, उच्च न्यायालय की भी चर्चा आगे होगी। इस प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक, मतलब लगभग 24 अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके क्षेत्राधिकार, इन सभी चीजों का उल्लेख किया गया है। देखें न्यायपालिका की, सर्वोच्च न्यायालय को पहले देखें। सर्वोच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या, जब संविधान बना था 1950 में, उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 7-1 बराबर 8 थी। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। समय समय पर जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार बढ़ने लगे तो समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई और आज की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इस प्रकार से आज की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की संख्या है। इनकी नियुक्ति एक काली जीत। संविधान कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति कैसे करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। और इसमें राष्ट्रपति की भूमिका अधिक नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। तो होता यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने वरिष्ठ 4 अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर, मतलब 5 न्यायाधीश हुए, इन 5 न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम बनता है, मतलब एक संस्था बनती है, समिति बनती है।
और इन पांचों न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों के नाम का एक पैनल बनाया जाता है और उस पैनल को सर्वोच्च न्यायालय कानून मंत्रालय के पास भेजता है। कानून मंत्रालय उसका परीक्षण करता है और मंत्रिपरिषद के पास भेजता है। मंत्रिपरिषद उन नामों को विचार करता है, विचार करके फिर उन्हीं पैनल में से ही न्यायाधीशों के नाम की अनुशंसा राष्ट्रपति से करता है और राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। ये अभी तक की व्यवस्था है। संविधान भी यह कहता है कि जब कभी भी राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेंगे, बाध्यकारी। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, इन सब का रिकमेंडेशन, इन सब की अनुशंसा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अवश्य ही की जाएगी। बिना उसकी सहमति के, बिना उसकी सलाह के राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता। जब उच्च न्यायालय देखेंगे तब और चर्चा होगी। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य है। इसी बीच भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया जिसे NJAC कहा जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और इसमें जो प्रावधान थे, क्योंकि केंद्र सरकार का सोचना यह था कि वर्तमान समय में जो कॉलेजियम पद्धति है यह न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं। इसलिए इस कमी को दूर करते हुए एक नया कमीशन बनाया जाए। उसका काम होगा न्यायाधीशों के नाम की अनुशंसा करना, ताकि उन्हीं नामों को मंत्रिपरिषद स्वीकृति दे सके और राष्ट्रपति उसके अनुसार आदेश जारी कर सके। लेकिन इस NJAC में एक बहुत बड़ी कमी थी, कहिए, या एक दोष था। वह दोष यह था कि उस कमीशन में कानून मंत्री को भी एक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि यदि कानून मंत्री को ऐसे आयोग का सदस्य बनाया जाता है या अध्यक्ष बनाया जाता है, या कानून मंत्री जैसे राजनीतिक व्यक्तित्व को इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो न्यायपालिका का पृथक्करण का जो भाव है वह प्रभावित होगा। क्योंकि कानून मंत्री का पद शुद्ध राजनीतिक पद है, तो ऐसे शुद्ध राजनीतिक पदों पर बैठने वाले व्यक्ति को ऐसे कमीशन में नियुक्त किया जाना ठीक नहीं होगा। और इस आधार पर कि कार्यपालिका का न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने इस NJAC कानून को अवैध घोषित कर दिया। इसके पहले भी कॉलेजियम की पद्धति थी और जब इस पद्धति को भी सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया, तब फिर से कॉलेजियम पद्धति शुरू हो गई है। तो कॉलेजियम पद्धति में मुख्य न्यायाधीश अपने 4 अन्य वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श लेकर के विभिन्न नामों का पैनल तैयार करते हैं। कानून मंत्रालय उनकी जांच करता है और फिर मंत्रिपरिषद को सूचित करता है। मंत्रिपरिषद उसके बाद में विचार करके फिर राष्ट्रपति को उसके अनुसार परामर्श देते हैं और फिर राष्ट्रपति उस आदेश पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ये अभी तक की कॉलेजियम पद्धति के द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्त करने संबंधी प्रावधान है। अब देखें मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी? सामान्य रूप में जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब से लेकर के 1973 तक, 1973 तक जो भी न्यायाधीश वरिष्ठ होते थे, ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति करते थे। और जब सीनियर मोस्ट को ही राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेंगे तो फिर अन्य जो जूनियर न्यायाधीश हैं, जो कनिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनके मन में भी कोई शंका या कोई अविश्वास
नहीं होता था कि जो वरिष्ठ है वही मुख्य न्यायाधीश बनेगा और बनता रहा। इस बीच 1956 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में केवल वरिष्ठता को ही ध्यान न दिया जाए, अपितु उसके गुण और योग्यता को भी ध्यान में रखकर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए। लेकिन 1956 की इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया और जितने भी वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर लगातार नियुक्ति की गई। लेकिन 1973 में 1973 में जब केशवानंद भारती का मामला का निर्णय आया, उसके फौरन बाद कुछ घंटे के अंदर मुख्य न्यायाधीश सीकरी सेवानिवृत्त हुए और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। A.N. रे के ऊपर 3 वरिष्ठ न्यायाधीश और थे। A.N. रे का क्रम चौथा था। एक चौथे वरिष्ठ न्यायाधीश को श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। परिणाम स्वरूप 3 जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति शेलट, न्यायमूर्ति हेगड़े, न्यायमूर्ति ग्रोवर, इन तीनों ने विरोध स्वरूप त्याग पत्र दे दिया। A.N. रे मुख्य न्यायाधीश बने। पूरे भारत में सभी बार काउंसिल्स ने न केवल इसका विरोध किया, अपितु एक दिन के लिए काम बंद भी किया, हड़ताल भी किया। लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रही। जब संसद भी इसके बारे में हल्ला गुल्ला हुआ तो कानून मंत्री ने अपने बचाव में कुछ बातें कही। कौन कौन सी बातें कही? सर्वोच्च न्यायालय में एक कनिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करते हुए सर्वोच्च देश के कानून मंत्री ने कुछ तर्क दिए थे। देखें इन तर्कों का जब परीक्षण करें। पहला तर्क कानून मंत्री ने दिया, सरकार ने दिया कि अनुच्छेद 124 जिसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का प्रावधान है। कानून मंत्री का कहना था या सरकार का कहना था अनुच्छेद 124 वरिष्ठ व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं करता। संविधान कहता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा या और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी। लेकिन संविधान यह नहीं कहता कि केवल वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। आलोचकों ने कहा या इसकी आलोचना की जा सकती है और कहा जा सकता है कि जब संविधान में नहीं कहा कि केवल वरिष्ठ को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, लेकिन 1950 से लेकर के 1973 तक लगातार वरिष्ठ व्यक्ति को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता रहा, तो उस परंपरा को आज 1973 में संविधान लागू होने के 23 साल के बाद या विधि आयोग की रिपोर्ट मिलने के 20 वर्षों के बाद ये किस प्रकार से आप इस परंपरा का उल्लंघन कर रहे हैं? यह ठीक नहीं है। दूसरा तर्क उसने दिया सरकार ने कि विधि आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते समय उस न्यायाधीश के गुण और योग्यता को भी ध्यान रखा जा सकता है या रखा जाना चाहिए। केवल वरिष्ठता मुख्य आधार नहीं हो सकता। आलोचकों का कहना था कि जब 1956 में विधि आयोग ने रिपोर्ट दी, उसके बाद सरकार ने 23 साल तक इसके बारे में चुप्पी साध ली। केवल वरिष्ठ न्यायाधीशों को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता रहा। आज 1973 में आपको अचानक कैसे याद आ गई? सरकार के पास कोई जवाब नहीं। तीसरा तर्क सरकार ने दिया कि अन्य देशों में भी वरिष्ठ न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रथा नहीं है, तो हमने भी ऐसा किया। आलोचकों ने कहा, देखिए इंग्लैंड में जब कभी भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो वहां का कानून मंत्री
सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, एक। और दूसरा, वहां की वकीलों का जो संगठन है, उन वकीलों के संगठन से भी कानून मंत्री परामर्श लेकर के मुख्य न्यायाधीश का नाम सजेस्ट करता है। और वैसे भी इंग्लैंड में न्यायिक शक्तियों को पृथक्करण नहीं है, क्योंकि वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो संसद का द्वितीय सदन है वही वहां का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन कभी भी इंग्लैंड में किसी प्रकार से परेशानी नहीं होती। इंग्लैंड की न्यायपालिका व्यवहार में पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो इंग्लैंड में भी कानून मंत्री पर बंधन होता है कि वह मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो रहा है उससे परामर्श लेगा, वकीलों के संगठन से परामर्श लेगा, उसके बाद वह नाम रिकमेंड करेगा। अमेरिका को देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति जिसको भी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना चाहेगा, सीनेट की 2/3 बहुमत की स्वीकृति अनिवार्य होती है। और सीनेट किसी भी प्रकार की नियुक्ति, सीनेट को एकमात्र अधिकार है कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति को 2/3 बहुमत से स्वीकृति देगी। और जब सीनेट से 2/3 बहुमत से स्वीकृत होगा कोई नियुक्ति का प्रस्ताव, तभी वह व्यक्ति नियुक्त हो सकेगा। तो अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति ने किसी का नाम भेजा सीनेट के पास स्वीकृति के लिए, तो सीनेट की अपनी एक इंक्वायरी कमेटी होती है। और वह इंक्वायरी कमेटी उस न्यायाधीश का, न केवल न्यायाधीश, आपके तो जितने भी ऐसे केसेस आते हैं, बिल्कुल कड़ाई से जांच होती है सीनेट के द्वारा। और उसके बाद सीनेट फिर उसको मतदान से पास करती है। जो चाहे इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, इन दोनों देशों में राष्ट्रपति पर या नियुक्त करने वाले अथॉरिटी पर किसी न किसी प्रकार का बंधन है। भारत में ऐसा कोई बंधन राष्ट्रपति पर नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ने जिसको न्यायाधीश नियुक्त किया उसकी स्वीकृति न तो संसद से दी जाती है और न ही कहीं से। तो बंधन होना चाहिए। यदि सरकार का तर्क यह है कि दुनिया के विभिन्न देशों में वरिष्ठता को हमेशा मान्यता नहीं दी जाती, तो आलोचकों का कहना है कि दूसरे देशों में राष्ट्रपति पर या सम्राट पर बंधन है। भारत में राष्ट्रपति पर क्या बंधन है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। उसने चौथा तर्क दिया सरकार ने कि न्यायाधीशों का सामाजिक दर्शन। न्यायाधीशों का सामाजिक दर्शन मतलब जैसी व्यवस्था प्रस्तावना में कही गई है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, समानता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो भी संविधान की प्रस्तावना के मूल तत्व हैं, इसके प्रति न्यायाधीशों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। सरकार का कहना था कि न्यायाधीशों को भी सरकार के अनुकूल होना चाहिए। मतलब सरकार ये चाहती थी एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका को। किसके प्रति प्रतिबद्धता? संविधान के प्रति नहीं, दल के प्रति। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सरकार ऐसे न्यायाधीश चाहती है जो सरकार के कार्यों का समर्थन करें, सरकार का विरोध न करें, सरकार के विरुद्ध फैसले न दें। इस प्रकार से न्यायाधीशों के मन में यह बात आई कि यदि आप संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होंगे तो आपको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारी कार्यों का समर्थन करेंगे तो आपको कभी भी पदोन्नत करके मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और पांचवी बात, मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति का कार्यकाल लंबा होना चाहिए। लेकिन कितने दुख की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश A.N. रे को जब बनाया गया तो सरकार की दलील थी कि इनका कार्यकाल भी 4 साल है, जबकि हेगड़े का कार्यकाल A.N. रे से अधिक था। मतलब कि A.N. रे के रिटायर होने के 1 माह के बाद हेगड़े साहब रिटायर होने वाले थे। तो A.N. रे से भी ज्यादा समय तक हेगड़े साहब रह सकते थे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सरकार की यह तर्क भी कोई मतलब नहीं था। उसने तर्क देना है इसलिए तर्क दिया था। लेकिन इस प्रकार का देखिए किस प्रकार से संविधान के साथ श्रीमती गांधी की सरकार ने मनमानी किया। यह तो शुरुआत थी।
आगे चल करके 1977 में उन्होंने आपातकाल लगा करके जिस प्रकार से संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, ऐसी मिसाल आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी कि हाथ में सत्ता आई तो जैसा मन मर्जी वैसा करो, आपको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। तो उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन विरोध को श्रीमती गांधी ने नजरअंदाज कर दिया। श्रीमती गांधी विरोध बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसलिए उन्होंने अपना पूरा रोष, अपना पूरा गुस्सा, अपना पूरा गुबार इमरजेंसी लागू करके उतार दिया था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये तर्क दिए सर्वोच्च ने, ये तर्क दिया सरकार ने, लेकिन इन तर्कों का कोई अर्थ नहीं था। और जब 1978 में एएनए रिटायर हुई, तो रिटायर होने के समय जनता सरकार भारत में आ गई थी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बन चुकी थी और जनता सरकार ने पुनः वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने की परंपरा डाली, क्योंकि जनता सरकार ने एएनए को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव का श्रीमती गांधी का विरोध किया था। इस प्रकार से देखते हैं कि जनता सरकार ने वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करना शुरू किया और तब से लेकर के आज 2023 तक निरंतर इसी परंपरा का पालन किया जा रहा है कि सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा। आज की चर्चा यहां तक, अगले दिन फिर आगे चलेंगे। आपको धन्यवाद।